हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप टीचिंग परीक्षा। और आज हमारी क्लास 9th है, जिसमें हम आपको पता ही है इस सीरीज़ में हम सीडीपी के कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं क्वेश्चंस के साथ। और इस क्लास में हम अगले कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो एक चीज़ मैंने सोची है वो ये है कि सीडीपी के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस हम टीचिंग एप्टीट्यूड के भी बीच में लेते जाएंगे, सो दैट आपको ये ना लगे कि टीचिंग एप्टीट्यूड का कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो कोई एक दो क्वेश्चन हम बीच में उसके भी ले लेंगे। उससे एक ज़रूरी बात, हमारे जो थर्सडे को एक कॉम्बो सेशन होने वाला है जिसमें मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो करवाने वाली हूँ। तो प्लीज़ उसको ज़रूर अटेंड कीजिए। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम। अगर आप उसे अटेंड करते हैं, मैं आपको श्योरिटी देती हूँ कि आपकी ये जो कन्फ्यूजन रहती है कि ऑप्शंस को कैसे सिलेक्ट करें, ये ख़त्म हो जाएगी। तो थर्सडे हमारा कॉम्बो सेशन है केतन सर के साथ, वो एसएसटी लेंगे और मैं जो है टीचिंग एप्टीट्यूड लूँगी। तो सी यू थर्सडे को, और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग आएंगे। ठीक है, और मिलते हैं फिर वहाँ लाइव। और ये सेशन होगा 11 बजे, तो वहाँ पे 11 बजे आपसे मुलाकात होगी। आई एम रियली एक्साइटेड टू मीट यू ऑल ओवर देयर, है ना। तो प्लीज़ कोशिश कीजिएगा आप 11 बजे वाला जो लेक्चर है वो अटेंड पक्का करें। क्लास में आगे चलने से पहले एक छोटी सी चीज़ जो हमें शेयर करनी है वो ये है कि अक्सर मैंने ये नोटिस किया है कि जब हम किसी काम को करना स्टार्ट करते हैं, हम ये उम्मीद करते हैं कि वो काम एकदम से हो जाए, जबकि ये पॉसिबल नहीं है। आपको अपने गोल तक या जो भी काम आप करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, उस तक पहुंचने के लिए आपको रोज़ छोटे छोटे स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। एंड वो छोटे छोटे स्टेप्स ही आपको एक्चुअली में सक्सेस की तरफ लेके जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही एक चीज़ है जो मैं आज कल अपनी लाइफ पे बहुत ज़्यादा लागू कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा अप्लाई कर रही हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अपनी डाइट इनटेक ठीक करना, उसको कंट्रोल करना, रोज़ एक्सरसाइज करना, चाहे आप 10 मिनट ही करें, चाहे आप 5 मिनट ही करें, चाहे थोड़ा सा ही अपनी बॉडी को आप हिलाएं। तो वो छोटे छोटे स्टेप्स अगर आप रोज़ लेते हैं तो वो आपको आपके गोल की तरफ ज़रूर पहुंचाएंगे। तो जो भी है आपका ड्रीम, बस एक याद रखिए चीज़ कि आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं, दैट्स इट। और इन छोटे छोटे स्टेप्स से आपका जो ड्रीम है वो पक्का पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आपके एग्ज़ाम की बारी है। अब आपका एग्ज़ाम जब भी आए तो रोज़ रोज़ छोटे छोटे से स्टेप्स लीजिए, नए नए कॉन्सेप्ट सीखिए। जो आपको नहीं आता है उसको पहले सीखिए, जो डिफ़िकल्ट लगता है उसको पहले कीजिए, एंड ऐसे करते करते आप अपने गोल तक पहुंच जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 43, द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ लर्निंग इज़, है ना। हम जब लर्निंग की बात करते हैं, सीखने की बात करते हैं, तो उसका सबसे अच्छा मतलब क्या है। पहला है, लर्निंग का मतलब है कि आप ज्ञान बटोर लें। दूसरा है कि आपके व्यवहार में कुछ बदलाव आए। और तीसरा है आप एडजस्ट कर सकें। और चौथा है आप कौशल अधिग्रहण कर रहे हैं, तो उसे सीखना बोलते हैं। सारी चीज़ें सही हैं, इसमें गलत कुछ भी नहीं है, सारे के सारे ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं। लेकिन देखिए, जब हम कहते हैं हमने कोई चीज़ सीखी, उसका मतलब क्या है। सीखने का मतलब ही ये है कि आपको पहले कुछ नहीं आता था, जब आपने सीखा तो दैट मीन्स अब आपको आता है। इसका मतलब है कि आपके व्यवहार में कुछ परिवर्तन आएगा उसको सीखने के बाद। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा सीडीपी। अब मुझे पहले सीडीपी बिल्कुल नहीं आती थी, मैंने सीखी, मैंने पढ़ाई की, मैंने प्रीत मैम के लेक्चर्स लगाए, तो अब समझ में आनी स्टार्ट हो गई। तो मेरा जो व्यवहार होगा, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगी, वो चेंज हो जाएगा, उसमें बदलाव आएगा। सेम इसी तरीके से साइकिल चलाना, ठीक है, मुझे नहीं आता था लेकिन मैंने सीखा, तो अब मुझे चलाना आता है, तो मेरे व्यवहार में बदलाव आया ना, परिवर्तन आया ना। तो सीखने का मतलब ही ये है। जब तक आपके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आता, इसका मतलब आपने वो चीज़ नहीं सीखी। तो सीखने का जो मतलब है वो यही है। सीखने का मतलब ये नहीं है कि आपने ज्ञान अपने पास बटोर के रख लिया है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप जितना मर्जी ज्ञान जो है अपने पास बटोर के रख लें, अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे तो इट इज़ ऑफ नो यूज़। आपके व्यवहार में, आपके जो बिहेवियर हो उसमें बदलाव आना ज़रूरी है।
देन आपकी एडजस्टमेंट, पर्सनल एडजस्टमेंट, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप कोई चीज़ सीख रहे हैं तो वो आपको एडजस्टमेंट में मदद करेगी, लेकिन एक्चुअल मतलब जो होता है सीखने का वो यही होता है कि हमारे व्यवहार में किसी तरीके का परिवर्तन आए। तो इसका एग्जैक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। स्किल एक्वायर करना, जब हम कोई भी स्किल लेते हैं, सीधी सी बात है, ऑब्वियसली बात है कि हमारी लर्निंग हो रही है, लेकिन हमेशा हमें बेस्ट सोल्यूशन ढूंढना होता है। तो बेस्ट यही है कि व्यवहार हमें कुछ बदलाव आए, तो इसका मतलब आपने सीखा है। फॉर एग्जाम्पल आप कहो मैं फ्रेंच सीखने जा रही हूँ, लेकिन जब आपको बोलने के लिए का मौका मिले और आपको बोलनी पड़े और आपको बोलनी ना आए, तो ये कैसा चीज़ हुई, ये कैसा सीखना हुआ। सीखने का मतलब ही ये है कि कुछ बदलाव उसको सीखने के बाद आपकी ज़िंदगी में आए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के बारे में, विकास के बारे में कौन सा कथन गलत है। एक चीज़ मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, जब इनकरेक्ट या नॉट करेक्ट आए तो उसको पहले अंडरलाइन कर लें, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया है, क्योंकि कई बार हम क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ये भूल ही जाते हैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। अब देखिए पहला ऑप्शन देखते हैं जी। पहला ऑप्शन ये कहता है कि डेवलपमेंट निर्भर करती है मैच्योरेशन और लर्निंग के ऊपर, यानी परिपक्वता के ऊपर और अधिगम के ऊपर, जो हमारी डेवलपमेंट है वो उसके ऊपर निर्भर करती है। तो देखिए विकास जो है, बात सही है हमारी कि जो हमारा जो भी विकास है उसमें हम आज जो भी हैं उसमें हमारे हम कितने मैच्योरिटी हमें आई है, कितने हम मैच्योर हुए हैं, उसका असर है, सीधी सी बात है। सीखने का भी असर है, बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी हैं, उसकी वजह से आज हमारा विकास है, हम जैसे भी हैं, है ना। तो ये बिल्कुल ठीक है। विकास जो है वो उस पर निर्भर करता है, वो है दो चीज़ें, एक है आपकी हेरिडिटी और एक है आपका इन्वायरमेंट। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए विकास में अगर हम शारीरिक विकास की बात करें तो उस पर बहुत ज़्यादा हद तक असर हमारी हेरिडिटी का पड़ता है, हमारी आनुवंशिकता का पड़ता है, और उसके बाद हमारे ऑफ कोर्स एनवायरनमेंट का भी पड़ता है। अगर आप अच्छा खाना नहीं खाएंगे, न्यूट्रिशियस फूड नहीं खाएंगे, आप थके रहेंगे, बीमार रहेंगे, तो उस चीज़ सीधी सी बात है, आपका विकास नहीं हो पाएगा, है ना। आपका ना तो शारीरिक विकास हो पाएगा, ना मानसिक विकास हो पाएगा। तो इसका मतलब है कि हाँ, विकास जो है वो दो चीज़ों के ऊपर निर्भर करता है, एक है आपकी आनुवंशिकता और दूसरा है आपका एनवायरनमेंट। ये बिल्कुल सही है। फिर उन्होंने कहा जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं विकास में, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हम जो लोग हैं वो अलग अलग हैं। आपका अगर हम विकास देखेंगे, आपकी डेवलपमेंट देखेंगे तो बिल्कुल अलग होगी, अगर आप मेरी डेवलपमेंट देखें तो बिल्कुल अलग है। तो दुनिया में ऐसी ही है, हर इंसान जो है वो अलग लेवल पे डेवलप करता है, उसका विकास अलग तरीके से होता है। देखिए ये बिल्कुल सही है कि जब आपका विकास होगा तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप सब लोग, दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो पहले शैशवावस्था से बालावस्था में ना जाए। ठीक है, ऐसी होगा ना, पहले आप शैशवावस्था में होंगे मतलब आप इन्फेंसी में होंगे, फिर आप बालावस्था में जाएंगे मतलब चाइल्डहुड में जाएंगे, फिर आप एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था में जाएंगे। ये तो सेम है, लेकिन उसके अंदर जो चीज़ें हम सीखते हैं वो हो सकता है कुछ जल्दी सीख जाएं, कुछ लोग देर में सीखें। फॉर उदाहरण के तौर पे मैं देखती हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये अपने बेबी के साथ देखा है कि मेरा बेबी जो है इसी टाइम पे वो कूइंग उसकी शुरू हो गई है। अभी वो 2 मंथ्स का होने वाला होएगा 13th को, लेकिन उसकी कूइंग स्टार्ट हो गई है, जो कि 3 मंथ के आसपास जो है बच्चा शुरू करता है। तो हो सकता है उसकी लैंग्वेज जो है, उसका जो बोलना है, उसका जो, क्योंकि हम सारा दिन उसके साथ बात करते हैं तो शायद वो कम्युनिकेशन बहुत जल्द हो जाए। तो आप देख रहे हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि वो सीधा सेंटेंस बोलना पहले शुरू कर देगा, आ ई ऊ, पहले ये आवाज़ें आएंगी उसके बाद शब्द आएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि वो पहले शब्द बोलना शुरू कर दे, पॉसिबल ही नहीं है, है ना। तो एक्चुअली में हम एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया जिससे हम निकलते हैं, लेकिन उस प्रक्रिया में ये ज़रूर हो सकता है कि आप कोई चीज़ पहले सीख लें और दूसरा बच्चा बाद में सीखे। जैसे कुछ बच्चे लेट चलना स्टार्ट करते हैं, कुछ बच्चे जो हैं वो क्रॉल ही नहीं करते, सीधा वो चलना शुरू कर देते हैं। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है, वो बच्चे के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। अब देखो इसमें इनकरेक्ट है ऑप्शन नंबर 4, जो ये कहता है विकास जो है वो एक क्वांटिटेटिव प्रोसेस है, यानी परिमाणात्मक प्रक्रिया है, जिसको आप सीधा सीधा
बहुत सटीक तरीके से माप सकते हैं। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि देखिए जो विकास है वो केवल जो है वो क्वांटिटी में नहीं है, वो सिर्फ उसको मात्रा में आप नाप नहीं सकते, वो क्वालिटेटिव भी होता है, ठीक है, उसके गुण भी हैं उसमें। तो जब भी हम विकास की बात करेंगे, हम जो पहले क्वेश्चंस किए हैं उसमें मैं आपको ऑलरेडी ये चीज़ समझाई है, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि प्लीज़ इस सीरीज़ का कुछ भी मिस मत कीजिए, कॉन्टीन्यूसली इसको देखिए, आपकी सारी सीडीपी तैयार हो जाएगी, ठीक है। कि जो विकास है वो एक क्वांटिटिव प्रोसेस है, ठीक है, मतलब उसमें गुण भी हैं और उसको माप भी सकते हैं। क्वांटिटिव कैसे है? जब मैं बात करूँ शारीरिक विकास की, तो मैं कहती हूँ मेरा जो हाइट है वो इतनी है, मेरा वेट इतना है, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं माप रही हूँ, उसकी क्वांटिटी देख रही हूँ, है ना। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इस बच्चे का जो शारीरिक विकास है वो बहुत अच्छा हुआ है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये बच्चा, आप देखिए स्ट्रॉन्ग कैसे देखोगे, आप उसकी स्ट्रेंथ कैसे देखोगे। या मैं कहती हूँ कि ये बच्चा जो है बहुत अच्छी इसकी इमोशनल जो विकास है वो बहुत अच्छा हुआ है, क्या आप उसके इमोशनल विकास को माप सकते हैं? आपको कैसे पता चलेगा? वो जिस तरीके से दूसरों के साथ डील कर रहा है, बातचीत कर रहा है, उससे पता चलेगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, विकास ना केवल गुणात्मक है, विकास को आप माप भी सकते हैं, दोनों चीज़ें हैं, परिमाणात्मक भी है, मात्रात्मक भी है, आप उसे माप भी सकते हैं, लेकिन आप उसकी गुण भी देखते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हैं, लेकिन इस ऑप्शन में सिर्फ उसने एक ही चीज़ की बात की है, इसलिए ये ऑप्शन जो है वो बिल्कुल गलत है, ठीक है। चलिए, अब देखिए, अगर आपको पसंद आ रहा है सेशन, तो आपको पता है आपको क्या करना है, आपको लाइक करना है, आपको शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, और आपको सब्सक्राइब करना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में, ठीक है। आप सबने, उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो ज़रूर देखी होगी ब्लूम टैक्सोनॉमी से रिलेटेड। नहीं देखी तो प्लीज़ प्लीज़ एड्यूटैप में ही टीचिंग परीक्षा में आप टाइप करें, सर्च करें ऊपर ब्लूम टैक्सोनॉमी, मेरी जो है वो आपको मिल जाएगी, और उसको पूरा देख लें। बहुत डिटेल में मैंने समझाया है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे याद हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए, ब्लूम जो है उन्होंने एक हिरार्की दी थी, ठीक है, और किस चीज़ की उन्होंने हिरार्की दी है, ठीक है। पहला है अचीवमेंट गोल, कि आप कोई गोल अगर अचीव करना चाहते हैं, उसकी उपलब्धि चाहते हैं, तो आपकी एक हिरार्की है। दूसरा है कि अगर आप कोई करिकुलर कोई पाठ्यचर्या बना रहे हैं उससे रिलेटेड, या आप कैसे अपनी पढ़ाई जो रीडिंग है, जो पठन कौशल है, उसको ठीक करें, या फिर संज्ञानात्मक उद्देश्यों को। तो इसमें से किसके बारे में है ब्लूम टैक्सोनॉमी? कुछ सेकंड देती हूँ, बताएं किसके बारे में ब्लूम टैक्सोनॉमी बात करता है। और बहुत आसान है ये क्वेश्चन। वेरी गुड, आप में से कुछ लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है वो बेसिकली हमारे जो संज्ञानात्मक उद्देश्य हैं, कि कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए। अगर आप बच्चे को पढ़ाने जा रहे हैं, अगर आप बच्चे का संज्ञानात्मक विकास चाहते हैं, तो आपको किस हिरार्की में बच्चे को चीज़ें समझानी है। मतलब सपोज फॉर एग्जांपल, मैं अगर आपको कुछ सिखाना चाहती हूँ, ठीक है, तो ऐसे ही नहीं मैं क्लास में आके आपको पढ़ाना स्टार्ट कर दूँगी। अगर आप हमारा एजुकेशन सिस्टम भी देखें, तो एलकेजी, यूकेजी या नर्सरी आप लगा लें, प्री नर्सरी, सारा का सारा सिस्टम हिरार्की में है, हर चीज़ हिरार्की के अंदर है, ऐसे ही कुछ भी स्टार्ट नहीं किया गया है। तो इसका आगे हम चल के मैं आपको पूरा बताती हूँ कि कैसे हमने हिरार्की में चीज़ें डिवाइड की हैं, कि पहले बच्चे को ये चीज़ सिखानी है, फिर बच्चे को ये चीज़ सिखानी है। ये सारी की सारी एक क्या कहते हैं हम, एक क्रम के अनुसार चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। अगर हम अपना भी देखें, तो जब हमें चीज़ें सिखाई जाती हैं, तो पहले क्या होता है, बहुत बेसिक चीज़ सिखाई जाती है, फिर धीरे 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 उसका लेवल इंक्रीज़ किया जाता है। यही टैक्सोनॉमी या यही जो है ब्लूम जी बात कर रहे हैं, ठीक है। सो किसके बारे में है? कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव के बारे में। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? विश्लेषण की बात हो रही है, तो पहला है पहचान करना, चीज़ों की आइडेंटिफाई करना। देखो, जब हम चीज़ों की पहचान करते हैं, जब हम चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं, ये दो चीज़ें हैं, एक पेन है और एक डस्टर है, अगर मैं आपको कहूँ इसकी पहचान करें, ठीक है, बस आपने पहचान कर ली कि हाँ ये पेन है, ये डस्टर है, बस, ठीक है। आइडेंटिफाई में इतना ही होता है। अब मैं कहूँ अंतर बताएं इन दोनों के बीच में, तो मैं आपको कुछ डस्टर के बारे में बताऊंगी, कुछ पेन के बारे में बताऊंगी, तो आप अंतर बता पाएंगे। फिर मैं कहती हूँ इनका
इनको जो है वो आप वर्गीकृत करें तो आप कर लेंगे कि पेन की कैटेगरी में जो आता होगा उसे पेन में डालेंगे, जो डस्टर की कैटेगरी में आता होगा उसे आप डस्टर में डालेंगे। लेकिन जब मैं कहती हूँ चीज़ों का विश्लेषण, है ना, उसके लिए है बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है कि आप उन चीज़ों को कितना अच्छे से समझते हैं। अच्छा सॉरी, एक ऑप्शन रहेगी, ऑप्शन नंबर 4, डिस्क्राइब। डिस्क्राइब करने का मतलब है चीज़ों का सिर्फ वर्णन करना। जैसे मैं आपको बोलूँ कि इस पेन के बारे में कुछ चंद लाइनें जो हैं वो आप मुझे सुनाएं या बोलें, तो आप बोल देंगे ये पेन सफ़ेद रंग का है नीचे से, ऊपर से नीले रंग का है, काले रंग का ये लिखता है, वगैरह वगैरह आप उसे बता सकते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा हम यूज़ करेंगे। अगर मैं आपको बोलूँ कि आप इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करो, एनालिसिस या विश्लेषण में अगर करना है तो कौन सी क्रिया का इस्तेमाल हम करेंगे, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, सीटैट में बहुत पूछे गए हैं, तो आप इनको स्किप नहीं कर सकते। देखिए आंसर है ऑप्शन नंबर 2, डिफ्रेंशिएट। क्यों है इसका आंसर डिफ्रेंशिएट? उसका रीज़न ये है कि किसी भी चीज़ में अंतर आप तभी बता पाएंगे जब आप उसे समझेंगे। सीधी सी बात है, जब आप चीज़ को समझ लेंगे और उसका अंतर बता पाएंगे तो आप उसका विश्लेषण कर पाएंगे। एनालिसिस का मतलब क्या होता है? डिटेल में उस चीज़ के बारे में बताना, जैसी वो चीज़ है ठीक उसी तरीके से उसको बताना। एनालिसिस हमेशा ऑब्जेक्टिव होता है, उसमें आपका कुछ लेना देना नहीं है, जैसा ये दिखता है वैसा आप बताएंगे। लेकिन आप तब बता पाएंगे जब आप इस चीज़ को समझते होंगे, ठीक है। और अगर मैं आपको बोलूँ डिफ्रेंशिएट कीजिए, कब कर पाएंगे दो चीज़ों में अंतर? जब उसका विश्लेषण कर पाएंगे, आप उसे इन डेप्थ समझते होंगे। सिर्फ चीज़ को पहचानने से आप उसका विश्लेषण नहीं कर सकते, सिर्फ चीज़ को उनकी कैटेगरी में बांटने से आप उसका विश्लेषण नहीं कर सकते। चीज़ के बारे में अगर मैं बोलूँ कि आप 10 शब्द लिखिए तो भी आप उसका विश्लेषण नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर मैं बोलूँ इन दोनों में अंतर बताइए, यंत्र बताने के लिए आपको क्या करना होगा? इसको भी समझना होगा और इसको भी समझना होगा, और डिटेल में समझना होगा, तभी आप इसका आंसर जो है या आप जो इसका अंतर है वो मुझे बता पाएंगे, ठीक है। तो एक ये चीज़ आपको अपने दिमाग में रखनी है, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ओके, अब ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में कुछ चीज़ें जो आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके बगैर हमारा नहीं चल सकता। सबसे पहले कौन से साल में आई थी, क्वेश्चन पूछा जाता है। 1956 में आई थी। यूपीटेट में अगर आप देखें ना तो ऐसे बहुत ज़्यादा डायरेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आपको बस अगर पता है तो पता है, ठीक है, वहाँ आप तुक्का नहीं मार सकते। तो ऑब्वियस सी बात है ना, अगर साल याद है तो याद है, नहीं याद है तो कुछ नहीं कर सकते। तो ब्लूम की टैक्सोनॉमी बनी 1956 में। किन दो लोगों ने बनाई ये इंपॉर्टेंट है, या किसी एक ने बनाई? अब देखो इसमें क्या है, बेंजामिन ब्लूम के साथ और भी लोग हैं, लेकिन हम नाम बेंजामिन ब्लूम का ही लेते हैं। तो आपने याद रखना है कि ब्लूम का नाम तो आपको याद ही रहेगा ना, सीधी सी बात है, ब्लूम के नाम से ही टैक्सोनॉमी है, तो ब्लूम जी आपको याद रहेंगे, बेंजामिन जी हैं। तो बस आपने साल याद रखना है, 1956 साल है, ठीक है। अब देखो ब्लूम क्यों लेके आए ये? ब्लूम बेसिकली ये चाहते हैं कि जो हमारी एजुकेशन है बेसिकली वो हायर होनी चाहिए, मतलब कि उसमें जो हमारी सोच है वो आप किस तरीके से लेके जाएंगे। अगर मैंने बच्चे को कोई चीज़ सिखानी है तो कैसे क्रम में उसको आप चीज़ें सिखाएंगे, ठीक है। वो चाहते हैं कि चीज़ें जो एजुकेशन है उसमें जो थिंकिंग वो हायर लेवल की हो, जिसमें एनालिसिस भी हो, जिसमें विश्लेषण हो, जिसमें मूल्यांकन हो चीज़ों का, मतलब सिर्फ आप रट्टा नहीं मरवाएं चीज़ों का। अब मैं अगर आपको बोलूँ अच्छा भाई ये पेन है, ऊपर से नीला दिखता है, नीचे से सफ़ेद दिखता है, ये पेन ऐसा होता है, मार लिया आपने रट्टा। ना आपकी कोई समझ है इसमें, ना इसमें आपका कोई एफर्ट डला, ठीक है। लेकिन अगर हम बच्चे को कोई चीज़ समझा के सिखाते हैं, उसको सिखाते हैं कि चीज़ों का सही क्या है, गलत क्या है, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, विश्लेषण सिखाते हैं, मूल्यांकन सिखाते हैं, तो क्या होगा, बच्चे की समझ ज़्यादा डेवलप करेगी। उसको सिर्फ रट्टा नहीं मरवाना है, ठीक है। तो ब्लूम यही चाहते थे कि बच्चा सिर्फ रट्टा ना मारे, बच्चा चीज़ों को इस प्रकार पढ़े कि आगे चल के वो उनको जो है इस्तेमाल कर सके। तो अगर आप हिरार्की या क्रम देखेंगे, सबसे पहले है रिमेंबरिंग यानी स्मरण करना, है ना। पहले देखिए चीज़ों का स्मरण करना इम्पॉर्टेंट है। चीज़ों को अगर सिर्फ आप अपने दिमाग में रख सके, अटेंड कर सके, तभी समझेंगे ना। बोध करना, अंडरस्टैंड करना, फिर उनको लागू करना, अप्लाई करना, फिर उनका विश्लेषण करना, फिर उनका मूल्यांकन करना, और फाइनली उनका सर्जन करना, उन्हें क्रिएट करना।
वन बाय वन मैं आपको सारा समझाऊंगी। और लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, ब्लूम टैक्सोनॉमी इज़ नॉट डिफ़िकल्ट अगर आप उसके अंदर जाकर उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। अगर रट्टा मारने की कोशिश करेंगे तो सॉरी, इसमें कोई रट्टा नहीं चल सकता। मैं आपको अभी बता दूं, समझ की सारी बात है, सारा खेल ही ब्लूम टैक्सोनॉमी समझ का है। अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है तो प्लीज़ आप मेरी जो वीडियो है वो देखें, ठीक है, और आपको पूरी की पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं समझ में आए, एक मेल छोड़ दें, ठीक है, और हम 1 to 1 जो है मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ब्लूम की सबसे पहले बात उसने कहा, जो हमारे सीखने होता है, सीखना है, उसके 3 डोमेन है। सबसे पहले कॉग्निटिव, यानी ये संज्ञानात्मक, आपकी स्किल्स, आपका मानसिक कौशल, ठीक है, आपकी नॉलेज, आप कितना जानते हैं, आपका ज्ञान का जितना भंडार है वो यहाँ पे है, ठीक है। दूसरा है अफेक्टिव, मतलब आपके इमोशंस, ठीक है। और तीसरा है साइकोमोटर, यानी फिजिकल। अब देखिए क्या है, हम तीनों तरीक़ों से सीखते हैं। एक है जिस तरीके से अब हम सीख रहे हैं वो क्या है, नॉलेज, ज्ञान के द्वारा। फिर हमारे इमोशंस, उनसे हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, ठीक है। हमारी फीलिंग्स, उनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। और फिर आते हैं फिज़िकल वर्क के द्वारा, जो शारीरिक कौशल है उसमें हम सीखते हैं, ठीक है। तो ये 3 डोमेन्स हैं हमारी लर्निंग के। लेकिन ब्लूम के जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, वो है कॉग्निटिव, यानी ये वाला मेंटल वाला, संज्ञानात्मक। अब देखिए इसमें उसने कैटेगरीज कैसे बढ़ाई हैं, मतलब क्रम कैसे डिसाइड किया, हिरार्की कैसे बनाई है। सबसे पहले नीचे लेवल पे उन्होंने रखा है रिमेम्बरिंग। रिमेम्बरिंग का मतलब है सिर्फ और सिर्फ स्मरण करना चीज़ों का, मतलब चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ रिकॉल कर पाना। अब मैंने आपको कोई चीज़ पढ़ाई है, आपको क्या करना होगा, जो चीज़ मैंने पढ़ाई है उसको याद रखना होगा ना। अगर आप उस चीज़ को जो मैंने आपको पढ़ाई है उसे याद ही नहीं रख सकते तो आप अगले स्टेप पे जा ही नहीं सकते। तो यहाँ पे सिर्फ चीज़ों को रिकॉल करना है, स्मरण करना है, जो भी मैंने आपको सिखाया है, ठीक है। इसके लिए हम अलग अलग शब्द इस्तेमाल करते हैं, जैसे स्टेट। अब देखो क्या है, अब मैं आपको बोलूँ स्टेट फ्यू नेम्स ऑफ वेजिटेबल, या नेम 5 वेजिटेबल, लिस्ट 5 कार्स। अब ये क्या है, आपकी कोई समझ यहाँ पे लागू नहीं हो रही। आपने जो चीज़ याद की है, रट्टा मारा है, बेसिकली जिन चीज़ों को आपने स्मरण किया है, जिनको आप सिर्फ उनको यहाँ पे वापस लेके आ रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं, आप मुझे बता रहे हैं, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, याद रख रहे हैं, बस। तो ये जो शब्द है ना, याद करने वाले शब्द हैं, ठीक है। तो ये आपने शब्द याद रखने हैं, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इन शब्दों के आसपास। सीधी सी बात है, नेम 5 वेजिटेबल, नेम योर बेस्ट फ्रेंड, इसमें तो चीज़ें सिर्फ रिकॉल से आ रही हैं, समझ का तो इसमें कोई खेल ही नहीं है, ठीक है। तो ये पहली बेसिक कैटेगरी है, फर्स्ट कैटेगरी, रिमेंबर, याद रखना। अब ऊपर चलेंगे, अबोध, अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है, समझ। जब चीज़ याद रहेगी, रिकॉल कर पाएंगे, तभी तो उसे समझ पाएंगे। उसकी समझ, उसकी अंडरस्टैंडिंग, आपने चीज़ों का मतलब समझना है। आपको मैंने जो भी चीज़ सिखाई है, अब मैंने कार जो सिखाई है, तो आपको कार का मतलब समझना है। भाई कार होती क्या है, 5 कारों के नाम तो मैम ने बोल दी, कार कहते किसको हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उस चीज़ को समझना। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपके सामने कोई प्रॉब्लम प्रेजेंट की, आप उसे समझें, उसे अंडरस्टैंड करें, ठीक है। ओके, जब आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, जब आपको समझ हो जाएगी, चीज़ आपको समझ में आ जाएगी, आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे, तो आप चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाएंगे। फिर आपको मैं कुछ मर्जी बोल दूँ, ठीक है, आप ईज़िली मुझे एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि आप समझ गए हैं। अब मैं आपको बोलूँ कि अब 5 कार के नाम बताइए, रट्टा बता दिया। अब मैं आपसे पूछूँ कार होती क्या है, कैसे बताएंगे कार क्या होती है, जब तक आपको वो समझ नहीं है। एक्सप्लेन अबाउट द कार, मैं बोलती हूँ, एक्सप्लेन कब करेंगे, जब चीज़ की समझ है। तो अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर आपको चीज़ की समझ आ गई है, आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं, तो आप चीज़ों को इंटरप्रेट कर पाएंगे अपने शब्दों में, सही है। आप चीज़ों को कंपेयर कर पाएंगे। अब देखिए, इसी का एग्जाम्पल लेते हैं, इन 2 चीज़ों को कंपेयर कैसे करेंगे आप, पेन और डस्टर को। अगर आप इसको समझते हैं, पेन को भी, और आप डस्टर को भी, दोनों को पहले समझना पड़ेगा ना, फिर आप उनका कंपैरिजन कर पाएंगे। इसी तरीके से डिस्कशन है, प्रेडिक्ट है, डिस्क्राइब है, ये सारी चीज़ें आप तभी कर सकते हैं जब आपको चीज़ की अंडरस्टैंडिंग है। या मैंने बोला एक एग्जाम्पल दीजिए, कब देंगे आप मुझे एग्जाम्पल, जब आप चीज़ को समझ गए, समझ में आ गया, अच्छा गाड़ी होती क्या है,
उसके बाद आपसे जो मर्जी एग्जाम्पल जो मर्जी पूछा जाए आप बता देंगे कि भाई ये गाड़ी होती है, ठीक है। चलिए, अगला है अप्लाई करना। अब हम चीज़ याद रख ली, उसको समझ लिया, अब उसको लागू करना हम कर सकते हैं, खुद अप्लाई करके देखेंगे। जब मैं आपको बोलूँ कि मैंने आपके सामने एक मैथ की प्रॉब्लम रखी, पहले मैंने आपको सिखाया, देखिए भाई 2 2 जा 4 होता है, 2 + 2 4 होता है, रट्टा मरवाया, यही करते हैं हमारे साथ। पहले मैं टेबल्स सिखा दिए जाते हैं, रट्टा मरवा दिया जाता है, कुछ नहीं समझ होती पर रट्टा मार लेते हैं। थोड़े से बड़े होते हैं तो हमें एक फॉर्मूला सिखाया जाता है, अंडरस्टैंडिंग कराई जाती है, प्लस की, माइनस की, ये सारी चीज़ों की। फिर एक सामने सोल्यूशन सिखा सुखू के फिर एक प्रॉब्लम सामने रख दी जाती है। अब बोला जाता है कि जो आपने सीखा है, जो आपने समझा है, वहाँ पे अपनी उस नॉलेज को लागू करें और इस सिचुएशन को अब आप सॉल्व करें। सीधी सी बात है, आपकी नॉलेज का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप उसे अप्लाई नहीं कर सकते, लागू नहीं कर सकते। अब लागू करने के वर्ड्स क्या होंगे? सीधी सी बात है, किसी चीज़ को सॉल्व करना, शो करना, ठीक है, कि कैसे होगी। अगर मैं बोलूँ अच्छा मुझे बताइए, ठीक है, मैंने आपको पेन के बारे में पूरी समझा दिया है, सारा कुछ अंडरस्टैंड करा दिया है, मुझे ये बताइए इसके यूजेस क्या क्या है। यूज़ करना, इस पेन को आप कहाँ इस्तेमाल करेंगे, तो लागू करना ही है ना, वो अप्लाई करना ही है ना। तो नॉलेज का तब तक फ़ायदा नहीं है जब तक आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो शब्द हैं, इनको मैंने और डिटेल में अपने लेक्चर में समझाया है, ठीक है। प्लीज़ उसको ज़रूर देख लीजिएगा, मैं बार बार आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ। और फिर मुझे ज़रूर बताइए अगर कोई चीज़ और नहीं समझ पाते, हम इसे दोबारा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। अब देखिए, अप्लाई करने में एक और चीज़ है, जैसे मैंने कहा कि डिज़ाइन करें किसी चीज़ को, मैंने आपको पहले समझा दिया, ठीक है। और मैंने कहा कि अब आप खुद उस चीज़ को डिज़ाइन करके बताएं। जैसे मैंने आपको कोई प्रॉब्लम दी, ठीक है, और मैंने उसको एक्सप्लेन किया, आपको समझा दिया सब कुछ। अब मैंने उसी प्रॉब्लम से मिलती जुलती एक और प्रॉब्लम आपके सामने रख दी और मैंने बोला अच्छा ठीक है, आप खुद इसका सोल्यूशन जो है आप मुझे सामने करके बताएं, सॉल्व करके बताएं, या इसको खुद डिज़ाइन करके बताएं, ठीक है। चलिए, फिर है जी एनालिसिस, विश्लेषण, बहुत ज़रूरी है। विश्लेषण का मतलब समझते हैं पहले। विश्लेषण का मतलब होता है जब भी हम किसी चीज़ को इन डेप्थ, इन डिटेल उसका एनालिसिस करें, उसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि हम चाहते हैं हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो, इसलिए हम उसे डिटेल में छोटे छोटे हिस्सों में काट के उसको समझते हैं। जब भी आप एक बड़ी चीज़ को छोटे छोटे हिस्सों में बांटते हैं और फिर उसे समझते हैं तो हम उसे विश्लेषण बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको एक पैराग्राफ पढ़ाया, लेकिन मैंने कहा अच्छा इसका विश्लेषण करते हैं, तो पहले पूरा पैराग्राफ पढ़ा लिया, फिर उसकी कुछ चंद लाइनें उठाई और उसको इन डिटेल आपको समझाया। इंग्लिश की कक्षा में होता है ना ऐसे, पहले पूरी की पूरी पोएम मैडम पढ़वाती है क्लास में, हमारे साथ तो यही होता था, क्लास में आपको बोला जाता था पहले पूरी की पूरी पोएम पढ़े, फिर टीचर क्या करती थी, स्टैंजा लेती थी, तो वो स्टैंजा एक्सप्लेन करती थी, फिर नेक्स्ट स्टैंजा लेती थी, उसे एक्सप्लेन करती थी। तो इससे क्या होता था, आपको क्लैरिटी मिल जाती थी, इन डेप्थ आपको क्लैरिटी जो है वो आ जाती थी, ठीक है। तो पार्ट्स में जो है आप चीज़ों को समझना शुरू कर देते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में, हिस्सों में आप चीज़ों को समझना शुरू करते हैं, वो आपका विश्लेषण है या एनालिसिस है। एनालिसिस से क्या होता है कि अगर आपको इन डेप्थ चीज़ समझ में आ गई है, भाई आपसे जो मर्जी करवा लूँ मैं आपको एनालाइज एक्सप्लेन करने को बोल दूँ, आप कर लेंगे एक्सप्लेन, क्योंकि आपको डिटेल में समझ में आ गया है। अब देखो क्या है, इसके वर्ड्स और इसके वर्ड्स, अंडरस्टैंडिंग के वर्ड्स मिलते भी होंगे, यहाँ पे भी एक्सप्लेन है और यहाँ पे भी एक्सप्लेन है, ठीक है, डिस्टिंग्विश है। आपने याद रखना है, ये दोनों के दोनों शब्द, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपसे दो चीज़ें पूछ ली जाएंगी कि अंडरस्टैंडिंग और एनालिसिस इन दोनों के शब्द बताएं, नहीं। आपको बस ये याद रखना है कि समझ अगर मेरे में है तो मैं चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकती हूँ, उनका अंतर बता सकती हूँ। ऑब्वियसली बात है, अगर चीज़ों को समझ गए तो उसका विश्लेषण आप कर ही सकते हैं। तो अगर मैं विश्लेषण कर रही हूँ तो बहुत आराम से मैं चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकती हूँ, उनको डिस्टिंग्विश कर सकती हूँ, कंपेयर कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये दोनों मिलती जुलती चीज़ें हैं, आपने ये याद रखना है। लेकिन हाँ, अगर समझी चीज़ की तभी उसका विश्लेषण कर पाओगे, तभी उसका इन डेप्थ एनालिसिस कर पाओगे। फिर है मूल्यांकन करना, जजमेंट बनाना चीज़ों के बारे में। हम सारा दिन यही करते हैं, हम चीज़ों का मूल्यांकन करते हैं, ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, ये ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए। तो मूल्यांकन में आपने एक चीज़ याद रखनी है, हम जजमेंट देते हैं, हम जज करते हैं ये सही है या ये गलत है, ठीक है। वो कब कर पाओगे, जब आप विश्लेषण कर पाओगे किसी चीज़ का, इन डेप्थ किसी चीज़ को समझ पाओगे, ठीक है। फिर है क्रिएट करना, सर्जन करना।
फाइनली जब सारे लेवल से आप निकल गए तो आप अपना कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, अपने खुद के अलग से कोई चीज़, अलग से कोई चीज़ बना सकते हो, ठीक है, नई कोई चीज़ बना सकते हो अलग अलग हिस्सों को जोड़ के, जो आपने अभी तक सीखा, जिसका विश्लेषण किया, मूल्यांकन किया, अब क्रिएट कर दो। इसके वर्ड सबसे ज़्यादा आसान है। क्रिएट का क्या होगा? क्रिएट, इन्वेंट, प्लान, प्रोडिक्ट, इमेजिन, कंस्ट्रक्ट। अब ये वर्ड्स क्यों हैं? अब देखो, कंस्ट्रक्ट करना, बनाना, तो कोई भी शब्द जो बनाने से रिलेटेड होगा वो क्रिएटिंग में आएगा। इमेजिन करना, क्या कर रही हूँ मैं इमेजिनेशन में? कोई एनालिसिस नहीं हो रहा, इमेजिनेशन में बना रही हूँ। मैं कहती हूँ इमेजिन करें एक सुंदर सा गार्डन। इमेजिनेशन में आप क्या करते हैं? चीज़ को बनाते हैं। इमेजिन करें कि आपके पास एक फरारी है, बनाया, दिमाग में आपने एक फरारी क्रिएट की। इमेजिनेशन इज़ व्हाट? क्रिएशन। इसलिए जब भी शब्द इमेजिन आ जाए तो आपके दिमाग में आना चाहिए बनाया, क्रिएशन। इमेजिनेशन हम हमेशा क्रिएट करते हैं, कहते हैं ना इमेजिन करो, ठीक है। इसी तरीके से चीज़ों को इन्वेंट करना, बनाओ, ठीक है। चलिए, कुछ और चीज़ें जो आपको याद रखनी है वो ये हैं कि एक्चुअली में इसको रिवाइज किया गया है ब्लूम टेक्सोनॉमी को। दो बदलाव हैं बस। एक है कि इसको नाउन से वर्ब की फॉर्म में चेंज किया गया है, 6 कैटेगरीज को, ठीक है। अब देखिए, पहले नाउन है और अब फिर वर्ब है, और उनको रीअरेंज किया गया है। जो इवेल्युएशन था, मूल्यांकन था, उसको नीचे ला के क्रिएशन ऊपर कर दिया गया है, ठीक है। बस इवेल्युएशन टॉप पे है ना, देखिए इस साइड पे अगर आप लेफ्ट में देखेंगे तो सबसे ऊपर मूल्यांकन था, राइट पे देखिए मूल्यांकन सेकंड लास्ट आता है, लास्ट सर्जन आता है, क्रिएटिंग आता है। कैटेगरी चेंज की गई, नाउन टू वर्ब। नॉलेज नाउन है, रिमेम्बरिंग वर्ब है, कॉम्प्रिहेंशन नाउन है, अंडरस्टैंडिंग वर्ब है। इसी तरीके से इनको बदला गया है, बस। ओके जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एड्यूटैप टीचिंग परीक्षा। ये है छोटा सा प्यारा सा हमारा लेक्चर, ज़्यादा ब्लूम टेक्सोनॉमी के बारे में। उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा। मैंने बहुत प्यार से, आराम आराम से समझाया है, और समझ में आया है तो रिक्वेस्ट है जी, लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। एंड अनदर थिंग इज़ हैट्स ऑफ टू ऑल द न्यू मॉमीज़, ठीक है। क्योंकि भाई मेरे को तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, यू नो, वर्क लाइफ बैलेंस करने में। पता नहीं आप लोग कैसे करते हैं, तो जो भी लोग करते हैं उनको हैट्स ऑफ है मेरी तरफ से। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एड्यूटैप टीचिंग परीक्षा। एंड यस, भूलिएगा नहीं, थर्सडे को मिलेंगे 11 बजे, ठीक है। टिल देन, टेक केयर।